फॉर एग्जाम्पल आपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन मारा, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन मार दिया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हुज़ैफा यूनुस है और आज जियोस्कोप के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं कि लॉज ऑफ वॉर क्या है, लीगैलिटी ऑफ वॉर क्या है। जो पहले जंगें होती थी वो किन लॉज के अंडर होती थी और आजकल जो जंगें होती हैं उनकी लीगैलिटी क्या है। क्या आजकल की स्टेट्स और नेशंस विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेज एक दूसरे के ऊपर हमला कर सकती हैं, यूज ऑफ फोर्स कर सकती हैं। ये दो प्रिंसिपल्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। एक प्रिंसिपल है जस एट बेलम और दूसरा प्रिंसिपल है जस इन बेलो। ये दो लैटिन वर्ड्स हैं और ये प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हमारी डिफरेंट कन्वेंशंस, डिफरेंट चार्टर्स और डिफरेंट ट्रीटीज बनती हैं। पहले इन जार्गन्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कि जस एट बेलम और जस इन बेलो से मुराद क्या है। जस एट बेलम से मुराद है द राइट टू यूज फोर्स, यानी कि एक स्टेट कब एक दूसरी स्टेट के ऊपर फोर्स यूज कर सकती है, क्या उसकी लीगल रिपरकशंस हैं, क्या वो फोर्स यूज कर सकती है या नहीं। ये वो प्रिंसिपल है जो कि स्टेट्स को लीगलाइज यूज ऑफ फोर्स की इजाजत देती है। जस इन बेलो दूसरा जार्गन है जो कि कहता है कि अगर एक स्टेट ने दूसरी स्टेट के ऊपर वॉर कर ली है कि वो उस वॉर को किस तरह कंडक्ट करेगी, उसकी टेक्निकल लेवल के ऊपर क्या कोई ऐसा वो इकदाम ले जिसके रिपरकशंस हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं। क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इकट्ठी आके उस स्टेट को रोक सकती है उसके कंडक्ट ऑफ वॉर के ऊपर। इन दो प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई करने लगे हैं कुछ कन्वेंशंस और चार्टर्स जो इन द लास्ट 150 ईयर्स हमने देखे हैं। जस एट बेलम यानी कि एक स्टेट जंग में कब छलांग मार सकती है, कब वो डिसीजन ले सकती है उसकी गवर्नमेंट के हम जंग करेंगे, ये डिसाइड किया गया था यूएन चार्टर के डिफरेंट आर्टिकल्स के अंदर कि एक स्टेट कब सेल्फ डिफेंस या किसी भी और रीजन की वजह से वॉर में छलांग लगा सकती है। यूएन का आर्टिकल 24 इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई भी स्टेट किसी दूसरी स्टेट की सोवेरेनिटी या टेरिटरी के ऊपर अटैक करे, यानी कि यूज ऑफ फोर्स की फॉर्म में अटैक करे। ये आर्टिकल 24 ऑफ द यूएन चार्टर कहता है। आर्टिकल 24 की एग्जांपल दी जा सकती है कि जब पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने अटैक किया और जब इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, उसको नाम दिया गया प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स ईरान इजराइल के केस में और नॉन मिलिट्री स्ट्राइक्स पाकिस्तान इंडिया के केस में। यानी कि इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान में इस सेंस में कि उन्होंने नॉन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया या उन्होंने फर्स्ट स्ट्राइक, पहली स्ट्राइक उन्होंने किया। और ईरान इजराइल के केस में इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, यानी कि उनकी सोवरेनिटी को अटैक किया। आर्टिकल 24 के अंडर ये दोनों स्ट्राइक्स इलीगल है, यानी कि दोनों स्टेट्स के खिलाफ कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए, रिपरकशंस होने चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाके पाकिस्तान और ईरान रिस्पेक्टिवली केस कर सकता है इजराइल और इंडिया के खिलाफ। हाउएवर दो कंडीशंस ऐसी हैं जिसके अंदर एक स्टेट दूसरी स्टेट के ऊपर यूज ऑफ फोर्स कर सकती है। एक है आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर जो कि कहता है कि सिर्फ एक स्टेट दूसरी स्टेट पे उस टाइम अटैक कर सकती है जब वो सेल्फ डिफेंस के अंदर कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, इजराइल का ईरान के ऊपर अटैक करना ईरान को ये इजाजत देता है कि वो सेल्फ डिफेंस के अंदर इजराइल के ऊपर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करे। इसी तरह यूएन चार्टर का चैप्टर 7 आर्टिकल 42 इजाजत देता है एक स्टेट को यूज ऑफ फोर्स की जब सिक्योरिटी काउंसिल उसे इजाजत देती है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 P5 जिनको कहा जाता है 5 मेजर स्टेट्स हैं जिनके पास वीटो की पावर भी होती है और ये 5 स्टेट्स डिसाइड कर सकती हैं कि एक स्टेट दूसरी स्टेट के खिलाफ यूज ऑफ फोर्स कब कर सकती है। इन 5 स्टेट्स में फ्रांस, यूके, चाइना, रशिया एंड यूएस शामिल हैं और कुछ टेम्परेरी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी स्टेट्स होती हैं लेकिन उनको पावर ऑफ वीटो नहीं दी जाती। तो यानी कि जस एट बेलम 2 कंडीशंस के अलावा यूज ऑफ फोर्स की इजाजत नहीं देता, एक सेल्फ डिफेंस और दूसरा अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इजाजत दे दे। अब है जस इन बेलो के ऊपर। जस इन बेलो है कि लेट्स से कि यूज ऑफ फोर्स होगी, एक स्टेट ने दूसरी स्टेट के ऊपर अटैक कर दिया, किसी टेरिटरी के ऊपर अटैक किया। अब वो कंडक्ट ऑफ वॉर कैसे करेगी, एक जंग का तरीका क्या है, उसकी लीगैलिटी क्या है, क्या वो ऐसा करेंगे कि उनके खिलाफ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी में और क्या ऐसा करेंगे कि उनके खिलाफ किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसके अंदर मेनली 3 प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी और प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन। ये हेग कन्वेंशन और जेनेवा कन्वेंशन के अंदर स्पेसिफाई किए गए हैं और ये काफी पुराने हैं। आई बिलीव के एक 1899 और 1907 के अंदर हेग कन्वेंशन आया था और जेनेवा कन्वेंशन ऑलमोस्ट 1949 थी और उसकी एडिशनल प्रोटोकॉल्स बहुत बाद में आए थे। अच्छा, ये प्रिंसिपल्स क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी, नेसेसिटी, डिस्टिंक्शन, इनसे क्या मुराद है। प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन इस बात पे फोकस करता है कि जब यूज ऑफ फोर्स किया जाए तो कॉम्बैटेंट्स और नॉन कॉम्बैटेंट्स के दरमियान डिफरेंशिएट किया जाए, यानी कि सिविलियंस एंड मिलिटेंट्स या जो भी सोल्जर्स हैं जो भी फाइट कर रहे हैं जिनके खिलाफ यूज ऑफ फोर्स की जा सकती है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। इसकी एग्जांपल इस तरह ली जा सकती है कि इजराइल और पैलेस्टाइन के केस के अंदर इजराइल के खिलाफ बहुत से केसेस इवन के आईसीजे के अंदर भी किया गया है। वो जब यूज ऑफ फोर्स करते हैं तो सिविलियंस एंड मिलिटेंट्स ऑल टुगेदर टारगेट करते हैं और आईसीजे और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इजराइल के खिलाफ केस भी उठाया गया है कि ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन जो कि हेग कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन की एक
बहुत बेसिक प्रिंसिपल है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इसी तरह दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि अगर अटैक किया जा रहा है तो वो क्या प्रोपोर्शनेट है, यानी कि फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल वेपन्स और केमिकल वेपन्स को इसीलिए बैन किया गया था क्योंकि वो मिलिट्री टारगेट को तो टारगेट करते थे लेकिन साथ साथ सिविलियन पॉपुलेशन को भी बहुत नुकसान देते थे। इसकी एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल यूएस यूज ऑफ ड्रोन्स इन अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान है कि वो एक बंदे को टारगेट करने के लिए ड्रोन अटैक करते थे, पूरा नेबरहुड उड़ जाता था। इवन कि मैरिजेस के ऊपर अटैक किए हैं क्योंकि वो खुले मैदान में हो रहे होते थे या कहीं हो रहे होते थे। देयरफॉर मिलिटेंट तो मरता था, मिलिटेंट को तो वो टारगेट करते थे लेकिन साथ में सिविलियन पॉपुलेशन को भी बहुत बुरी तरह टारगेट किया जाता था। अच्छा, और तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। अब इसका क्या मुराद है, यानी कि आपकी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप कुछ यूज ऑफ फोर्स कर सकते हैं, हो सकता है उसके अंदर कुछ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हो जाए। फॉर एग्जांपल आपने बैलिस्टिक मिसाइल मारा किसी और स्टेट की तरफ, उसके डिफेंस ने उसको नहीं कवर किया, वो कुछ मेल फंक्शन हो गया, गिर गया, सिविलियन डैमेज होगी, ये कैजुअलिटीज होती हैं, कोई ये पार्ट ऑफ वॉर होती है। हाउएवर प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी ये कहता है कि नेसेसरी नहीं है वो, ना तो उसका कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है ना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है आप, लेकिन फिर भी वो एक्ट ऑफ वॉर कर रहे हैं, एक्ट ऑफ फोर्स कर रहे हैं। इसके अंदर दो मेन एग्जांपल्स हमें मिलती हैं। एक एग्जांपल हमें मिलती है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 नाजी जर्मनी ने जूइश कैंप्स बनाए थे जो हॉलोकॉस्ट का पार्ट थे, जिसके अंदर कहते हैं कि उसकी कोई जरूरत नहीं थी, कोई मिलिट्री नेसेसिटी नहीं थी, वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर सिविलियंस के ऊपर कर रहे थे जो यूज थे स्पेसिफिकली उधर के। दूसरी एग्जांपल हम इस केस में ये रह सकते हैं इजराइल पैलेस्टाइन के केस में कि फैमिन और डिफरेंट हंगर को वो एज टूल्स ऑफ वॉर इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि नेसेसरी नहीं है। वो सिविलियन आबादी को डायरेक्टली अटैक करना नेसेसरी नहीं है, वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स किसी और मेथड के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। हाउएवर इस तरह के टैक्टिक्स यूज करना इधर बताए हुए प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर के अगेंस्ट है। ये प्रिंसिपल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ये प्रिंसिपल्स तो प्राइमरीली इस चीज को रोकने के लिए कि वॉर ना हो, और दूसरी ये कि अगर वॉर हो भी जाए तो उसकी जो उसका साइज है उसको मेंटेन रखा जाए। हाउएवर अब असल सवाल आपके जहनों में और मेरे जहनों में और सबके जहनों में ये होगा कि अगर रूल्स ऑफ वॉर, अगर लॉज ऑफ वॉर एग्जिस्ट करते हैं, अगर कुछ चीजें लीगल हैं कुछ चीजें इलीगल हैं, तो फिर ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ये एप्लीकेबल क्यों नहीं है? और यही सबसे बड़ा इसके ऊपर सवाल है। असल इश्यू ये है कि इस लॉ को इन्फोर्स करने के लिए कोई बॉडी नहीं है, अगर बॉडी है तो वो पावरफुल है। P5 है, P5 अगर इजाजत दे तो वॉर हो सकती है। फॉर एग्जांपल इन्होंने इजाजत दी थी रवांडा के अंदर, हैती के अंदर और डिफरेंट इस तरह के इवन के लीबिया के अंदर गद्दाफी को हटाने के लिए इन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से इजाजत ली थी। हाउएवर आपको वो भी केसेस मिलते हैं कि आपको ईरान का केस मिला अभी रिसेंटली, आपको इराक का केस मिला सद्दाम हुसैन का जो WMD का इन्होंने नैरेटिव बनाया था यूएस वालों ने, और डिफरेंट आपको केसेस मिलते हैं जहाँ पे अफगानिस्तान का सबसे बड़ा केस है कि इन्होंने विदाउट सिक्योरिटी काउंसिल से इजाजत लिए अटैक किया। तो बहुत से केसेस आपको नजर आते हैं कि लॉ ऑफ वॉर वायलेट किया जा रहा है और ये पावरफुल हमेशा करते हैं जो P5 हैं। इवन कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखें कि जो लॉज ऑफ वॉर हैं, जो लॉज ऑफ पॉलिसी हैं, जो सिंपल पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स और लॉज हैं, उनको पावरफुल फॉलो नहीं करते। तो इधर जॉर्ज ऑरवेल की वो वाला कोट याद आता है जो उसने एनिमल फार्म के अंदर लिखा था कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, कि कुछ एनिमल्स वो हैं जो कि इक्वालिटी तो सबके लिए उन्होंने लॉ के थ्रू बना दी कि सब एनिमल्स इक्वल हैं, राइट्स मिलेंगे, ह्यूमन राइट्स मिलेंगे, इधर इसकी इजाजत है, सबको इजाजत है और सारों क्रैकडाउन होगा तो सारों पे इक्वली होगा। हाउएवर जब आपको इम्प्लीमेंटेशन, जब इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ नजर आता है तो उसके अंदर आपको बहुत वाज़ेह तौर के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नजर आती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो से फायदा हो रहा होगा। हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करें ताकि इस तरह का कंटेंट हम बनाते रहें। दिस इज ऑल फ्रॉम जियोस्कोप। अगली बार आपको मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।